का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें हम सबसे पहले जो क्वांटिटी समझेंगे उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिजिक्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सबका मतलब क्या होता है? तो आंसर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक वो फिजिकल क्वांटिटी है जो हमें बताती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इफेक्टिवनेस कितनी है। वो फिजिकल क्वांटिटी जो हमें बता दे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत कितनी होती है, उसे फिजिक्स में क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। हमें एक बात पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, इसकी अपनी डायरेक्शन भी होगी। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड अपने डायरेक्शन में खुद क्या होता है? डिक्रीज होता चला जाता है। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डिक्रीज होती चली जाती है। और ये स्ट्रेंथ कितनी है वो फिजिकल क्वांटिटी जो हमें बता दे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसे कि मैं आपसे कहता हूं कि ये चार्ज है, दिस इज सपोज टू बी चार्ज। अगर ये चार्ज है तो इसकी अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है? ऐसी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत यहां पर कुछ और होती है, इसकी ताकत यहां पर कुछ और होती है। तो वो फिजिकल क्वांटिटी जो मुझे बता दे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ इस पॉइंट पर कितनी है या इस पॉइंट पर कितनी है, उस फिजिकल क्वांटिटी को फिजिक्स में कहा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और साथ ही साथ ये फिजिकल क्वांटिटी हमें ये भी बताती है कि अगर इस पॉइंट पर हम एक चार्ज को लाके रखते हैं तो उस चार्ज के पास कितनी एनर्जी आ जाएगी। जैसे कि एक चार्ज को मैं यहां से उठाता हूं और चार्ज को उठा के यहां रख देता हूं तो मुझे यहां तक लाने में चार्ज पर वर्क करना पड़ा 10 जूल। तो मैं ये बोलूंगा इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना 10 वोल्ट है। तो मैं अपने वर्क को किससे कैलकुलेट कर रहा हूं? तो आंसर है पोटेंशियल के साथ कैलकुलेट कर रहा हूं। तो इसमें एक बात समझिए कि जब मैंने एक चार्ज को उठा के यहां रखा तो मैंने चार्ज पर वर्क किया, तो वर्क किस पे किया गया? चार्ज पर। तो जब उस चार्ज पर वर्क किया और उस चार्ज को यहां पे रख दिया तो मेरा वर्क कहां चला गया? तो आंसर उस चार्ज की एनर्जी बन गया। कहां? इस पॉइंट पर। तो जो चार्ज के पास हमारी एनर्जी है, जो चार्ज पर हमने वर्क किया वो हमारा वर्क चार्ज की क्या बन गया? एनर्जी। ये जो एनर्जी चार्ज के पास इस पॉइंट पर है उस एनर्जी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और इस पॉइंट पर क्या बढ़ गया? ये पोटेंशियल। इसी तरह से बेटे जब एक चार्ज को हम उठा के यहां पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पॉइंट पर रखते हैं तो हमें वर्क करना पड़ा कितना? 40 जूल। तो हम ये बोलेंगे कि इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना? 40 वोल्ट है। कितना है? 40 वोल्ट। तो एनर्जी किसके पास होती है? उस चार्ज के पास होती है बेटे जिसको हम यहां पे लेके गए, क्योंकि हमने वर्क उस चार्ज पे किया है। तो एनर्जी किसे मिलेगी? उस चार्ज को जो यहां पर इस पॉइंट पर बैठा है। लेकिन उस पॉइंट पर जिस जहां पे हम चार्ज को लेके गए हमने बोलेंगे उस पॉइंट का पोटेंशियल कितना? 40 वोल्ट है। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों में ये डिफरेंस होता है कि पोटेंशियल एक पॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक एड्रेस है। क्या है? एड्रेस। एक वो एड्रेस हमें देता है, इंफॉर्मेशन देता है कि यहां तक अगर चार्ज को लाओगे तो आपको इतना मिनिमम वर्क करना पड़ेगा। लेकिन एनर्जी किसके पास होती है? तो आंसर है एनर्जी उस चार्ज के पास होती है जिसको हम यहां पे लेके गए, क्योंकि हमने वर्क किस पे करा? इस चार्ज पे। तो एनर्जी कौन लेगा? ये चार्ज लेगा जो उस पॉइंट पर पहुंचेगा। अगर मैं आपसे कहता हूं, मैं आपसे बोला कि इस बॉडी, ये बॉडी है, इस बॉडी का पोटेंशियल कितना है? 60 वोल्ट है। व्हाट डज इट मीन बाय? इसका मतलब ये बेटे कि जब भी यहाँ पर कोई चार्ज आएगा, चार्ज को अगर मैं यहाँ पर रख दूं तो चार्ज के पास कितनी एनर्जी आ जाएगी? आंसर है 60 जूल की एनर्जी आ जाएगी। या तो मैं रखूं या कोई रखे, जो भी चार्ज को रखने में वर्क करेगा तो उसने तो चार्ज पर वर्क किया, तो चार्ज पे किया गया वर्क डन चार्ज की क्या बन जाएगी? एनर्जी। और उस एनर्जी को हम फिजिक्स में क्या कहते हैं बेटे? पोटेंशियल एनर्जी। तो चार्ज के पास 60 जूल की एनर्जी आ जाएगी। वो हमने किसको देख के बताया? तो आंसर है पोटेंशियल को देख के बताया। तो वास्तव में पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो इसमें डिफरेंस ये होता है बेटे कि जो पोटेंशियल है वो किसी भी एक पॉइंट की वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो सिर्फ हमें एड्रेस बताती है। क्या बताती है? एड्रेस बताती है कि अगर तुम किसी एक चार्ज को यहां तक लाओगे तो तुम्हें इतना काम करना पड़ेगा। तो थोड़ा सोचिए कि एनर्जी और पोटेंशियल दोनों में क्या फर्क है? तो आंसर है पोटेंशियल सिर्फ एक लोकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटे, एक एड्रेस है, एक माइलस्टोन है जो सिर्फ ये बता रहा है कि यहां तक लाने में आपको इतना काम करना पड़ेगा। लेकिन जिस चार्ज को हम लेके जाएंगे तो उस चार्ज पर हम वर्क करेंगे, तो जिस पर हम वर्क करेंगे तो हमारा वर्क कहां चला जाएगा? कंजर्वेशन के नियम से। तो आंसर है जिस चार्ज को हम पर हमने वर्क करा वो चार्ज की एनर्जी बन जाएगा किस पे? उस पॉइंट पर जहां पर हम इस चार्ज को लाके रखते हैं। तो अगर मैंने उस चार्ज को लाने के लिए 60 जूल का वर्क करा तो वो चार्ज की इस पॉइंट पर जाके क्या बन गई? एनर्जी। लेकिन इस पॉइंट का क्या बढ़ गया? वो पोटेंशियल।
तो हम बोलेंगे इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस बॉडी का पोटेंशियल 60 वोल्ट है। इट मींस जब भी इस चार्ज को हम यहाँ पर लेके आएंगे तो हमें कितना काम करना पड़ेगा, 60 जूल। सिर्फ इन दोनों में ये डिफरेंस है। पोटेंशियल एक पॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है, एक एड्रेस को बताता है। एनर्जी किसके पास होती है, चार्ज के पास या पॉइंट के पास? तो आंसर है चार्ज के पास। जो चार्ज यहाँ चल के जाएगा उसके पास एक एनर्जी होगी कितनी, 60 जूल की। लेकिन पॉइंट क्या है, तो आंसर है क्या पॉइंट के पास एनर्जी होगी? आंसर है नो, पॉइंट के पास कभी कोई एनर्जी नहीं होती, सिर्फ वो एक एड्रेस है। इसी तरह से बेटे अगर मैं आपसे बोलूं कि ये एक सेल है, दिस इज सपोज टू बी ए सेल। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये सेल 6 वोल्ट की है, 6 वोल्ट की है, तो आप इससे क्या समझते हैं? तो बेटे हम इससे समझते हैं कि यहाँ पर इस सेल में अगर हम कभी भी एक चार्ज को रख दें, इस सेल का पोटेंशियल 6 वोल्ट है। इट मींस जब भी हम एक चार्ज को रखेंगे तो चार्ज के पास कितनी एनर्जी आ जाएगी? तो आंसर है 6 जूल की एनर्जी आ जाएगी बेटे। हम चार्ज को रखें या कोई चार्ज को इसमें रखें, लेकिन उसके पास एनर्जी कितनी आएगी? 6 जूल की एनर्जी आ जाएगी। तो वो हमें कितनी एनर्जी से काम करके देगा? तो आंसर है 6 जूल की एनर्जी से काम करके देगा। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं दिस इज सपोज टू बी ए सेल, ये एक सेल है, इस सेल का पोटेंशियल कितना बेटे? 6 वोल्ट है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर चार्ज को किसी ने रखने में, अगर जब भी यहाँ चार्ज आएगा तो हर चार्ज पर कितना वर्क करना पड़ेगा? 6 जूल का वर्क करना पड़ेगा। अब हमने यहाँ पर एक चार्ज लाके रख दिया तो उस चार्ज के पास कितनी एनर्जी आ जाएगी? 6 जूल की। तो वो जो 6 जूल की एनर्जी चार्ज के पास आ रही है वो एनर्जी क्या कहलाएगी? चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी बेटे। लेकिन इस सिस्टम का वो क्या कहलाएगा? पोटेंशियल, क्योंकि वो एड्रेस बता रहा है कि यहाँ तक आओगे तो इतना काम करना पड़ेगा। अब एक छोटी सी बात और सुनो कि इस चार्ज को लाने में या तो वर्क हम करेंगे या कोई और करेगा। मान लो हमने क्या कहा, ये एक सेल है, ये एक बैटरी है, इस बैटरी के अंदर चार्ज जो भरे गए हैं सब चार्ज के पास किसी ने भरा होगा। कैसे भरा होगा? हमने इस बैटरी को मोबाइल के चार्जर से लेके कनेक्ट कर दिया। भाई ये बैटरी कहाँ है? एक मोबाइल के अंदर है सपोज टू बी, और हमने क्या करा, एक बैटरी को चार्ज करना चाह रहे हैं तो हमने उसे प्लग से लगाया और इसके साथ कनेक्ट कर दिया। तो जो प्लग है वहां से जो चार्ज फ्लो करके आ रहे हैं वो प्लग इस चार्ज को यहाँ तक भेजने में कितना वर्क करेगा? अगर इस बैटरी का पोटेंशियल 6 वोल्ट है तो प्लग से जो चार्ज यहाँ चल के आएगा तो चार्ज को यहाँ तक आने में कितना काम करना पड़ेगा? आंसर है 6 जूल का। तो प्लग ने यहाँ पे जो चार्ज भेजे हैं तो सब चार्ज के पास कितनी एनर्जी है बेटे? तो आंसर 6 जूल की एनर्जी है। और ये जब सारे के सारे चार्ज पार्टिकल, मान लो यहाँ पे सपोज टू बी इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ये सारे के सारे जब चार्ज पार्टिकल यहाँ पर 6 जूल की एनर्जी लेके आएंगे तो सबका नेचर तो एक जैसा है बेटे। जब सबका नेचर एक जैसा है तो लाइक चार्ज क्या करते हैं? आपस में रिपेल करते हैं। तो जब ये सारे चार्ज आपस में एक दूसरे के साथ रिपेल करेंगे तो रिपेल करके इन दो सब एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। तो जब फोर्स लगाएंगे तो फोर्स लगने से इन चार्ज पार्टिकल को इससे बाहर निकल जाना चाहिए, इस सेल से इन चार्ज पार्टिकल को बाहर निकल जाना चाहिए। लेकिन ये चार्ज पार्टिकल इस सेल से बाहर क्यों नहीं निकलते? तो आंसर बेटे इसलिए निकलते क्योंकि सराउंडिंग में क्या है? एयर। एयर इज द बैड कंडक्टर व्हिच नॉट अलाउ द चार्ज टू फ्लो। इसलिए ये सब चार्जों पर एक दूसरे चार्जों पर इस तरह से एक रिपल्शन की फोर्स लग रही है और इस रिपल्शन की फोर्स के अगेंस्ट ये चार्ज बाहर नहीं जा सकते। जब चार्ज कहीं बाहर नहीं जा सकते तो इस रिपल्शन की फोर्स से इन सब चार्जेस के बीच में क्या बढ़ जाती है? टेंशन। क्या बढ़ जाती है? टेंशन। तो जब ये बोलते हैं कि फिजिक्स में जब चार्ज एक जैसे चार्ज आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं और रिपल्शन करने से वो चार्ज कहीं नहीं चलते तो फिजिक्स में एक क्वांटिटी अपने आप बढ़ जाती है, उसे क्या कहते हैं? टेंशन। और जब फिजिक्स में टेंशन बढ़ती है तो हम क्या बोलते हैं? उसका सिस्टम का क्या बढ़ गया? पोटेंशियल। तो इसका पोटेंशियल कितना होगा? 6 वोल्ट होगा। क्यों? क्योंकि हमने एनर्जी सबको कितनी दी थी? 6 जूल की दी थी। मान लो हमने 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करा तो सबके बीच में लगने वाली फोर्स कितनी थी? वर्क फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट होता है, तो सबके बीच में लगने वाली फोर्स कितनी थी? 6 न्यूटन की थी। 6 न्यूटन की फोर्स से सब दबा रहे थे लेकिन कहीं नहीं चल रहे तो क्या बढ़ गई? टेंशन बढ़ गई। टेंशन बढ़ने से क्या बढ़ गया? पोटेंशियल। तो कितनी पोटेंशियल है? 6 वोल्ट का। अच्छा, अब मैं आपसे कहता हूं कि इस सेल का पोटेंशियल अगर 6 वोल्ट है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यहाँ पे जितने भी चार्ज रखे हैं चार्ज के पास एनर्जी कितनी है? 6 जूल की, और वो सब 6 जूल की एनर्जी से एक दूसरे को दबा के रख रखा है सबने। ये सारे चार्ज इससे बाहर निकलना चाहते हैं, तो इसके लिए हमने क्या करा? यहाँ पर एक कंडक्टर लिया और इसको बल्ब के साथ एक जोड़ दिया ऐसा, तो हमें पता, और एक एंड को लेकर हमने अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया। और हमें पता है बेटे कि यहाँ पर चार्ज जो है, चार्ज के पास एनर्जी है, उसका पोटेंशियल कैसा है? हाई है। और हमारी जो अर्थ होती है उसका पोटेंशियल कितना है? 0। और हमें इतना भी पता है बेटे कि चार्ज कैसे चलते हैं, तो चार्ज हमेशा फ्लो करते हैं हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल चलते हैं बेटे। तो यहाँ पर जो चार्ज है बेटे वो सब एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, सारे चार्ज बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन जब तक हमने इस वायर को से नहीं जोड़ा तो सारे के चार्ज बाहर, एयर के सारे के सारे चार्ज इस सेल से बाहर नहीं आ सकते क्योंकि बाहर क्या है? एयर इज द बैड कंडक्टर। तो जैसे हमने यहाँ पर एक कंडक्टर लगाया तो सारे चार्ज तने में बैठे हैं, तो जैसे कंडक्टर लगाते हैं तो कंडक्टर क्या करते हैं? वो मटेरियल होते हैं जो चार्ज को चलना अलाउ करते हैं।
तो यहाँ से जो चार्ज चल के जाएंगे तो कितनी एनर्जी लेके जाएंगे, 6 जूल की एनर्जी लेके जाते हैं। और 6 जूल की एनर्जी लेके जैसे ही वो हमारे बल्ब में जाएंगे तो बल्ब को एक एनर्जी देंगे, किस फॉर्म में, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी या लाइट एनर्जी के फॉर्म में बल्ब जलता है। और जैसे चार्ज यहाँ से फ्लो करके जाएगा तो चार्ज कैसे फ्लो होता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, यहाँ पे चार्ज फ्लो कर जाता है। तो इसका मतलब बेटे हम जब ये बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल की, तो इसका मतलब ये होता है कि एनर्जी देता कौन है, तो आंसर है एनर्जी एक चार्ज देगा बेटे, जो इस बैटरी के अंदर रखा हुआ है। तो रखा है तो इसका मतलब किसी ने इसके ऊपर वर्क किया होगा, फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट करा, वर्क करा, तो जितना उसने इस चार्ज के ऊपर वर्क करा तो वो वर्क क्या बन गई, चार्ज की एनर्जी बन गई। और इस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। लेकिन इस बैटरी का क्या है, वो पोटेंशियल एक एड्रेस है जो ये बताता है कि यहाँ तक आने के लिए तुम्हें इतना काम करना पड़ेगा। अगर मैं तुमसे बोलूं इस बैटरी से सारे चार्ज निकल गए, सारे चार्ज चले गए, फ्लो कर गए, तो अब ये बैटरी कैसी हो गई बेटे, डिस्चार्ज हमने ऐसे स्विच ऑफ कर दिया। अगर मैंने इसका बैटरी का स्विच ऑफ कर दिया, और तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि इस बैटरी का अब पोटेंशियल कितना होगा, तो आंसर है पोटेंशियल बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा या उतने रहेगा, तो आंसर है इसका पोटेंशियल अभी भी उतना ही रहेगा बेटे, क्योंकि पोटेंशियल तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी पॉइंट की, किसी लोकेशन की, जो ये बताता है कि यहाँ तक जब भी चार्ज आएगा तो उसे इतना काम करना पड़ेगा। चार्ज आएगा तो पाएगा, उतना काम करना पड़ेगा, नहीं आएगा तो पोटेंशियल तो अभी भी उतना रहेगा, लगाई उतना का उतना ही रहेगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि दिल्ली से मेरठ, मेरठ पर एक साइन बोर्ड लगा हुआ है और उस पर लिखा है कि 4 लीटर पेट्रोल। इसका मतलब है कि जो भी दिल्ली से गाड़ी लेके आएगा उसे 4 लीटर पेट्रोल खर्च करना पड़ेगा। लेकिन हम दिल्ली से मेरठ गए नहीं, अगर हम दिल्ली से मेरठ गए नहीं तो बताओ वहां का पोटेंशियल बढ़ गया, घट गया या उतना हो गया, तो आंसर है उतना ही रहेगा। अगर जाओगे तो इतना खर्च करना ही पड़ेगा। एग्जैक्ट यही हमें पोटेंशियल भी बताता है बेटे। पोटेंशियल के पास कभी कोई एनर्जी नहीं होती बेटे, वो तो सिर्फ एक माइलस्टोन है, एक एड्रेस है, जो ये सिर्फ बता रहा है कि यहाँ तक आओगे तो चार्ज को यहाँ तक आने के लिए मिनिमम वर्क इतना करना पड़ेगा, और जितना आप चार्ज पे वर्क करोगे वो उस लोकेशन पे जो चार्ज जाएगा उसकी एनर्जी बन जाएगा, और उस एनर्जी को हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और जिस पॉइंट पे जाके वो रुकेगा हम बोलेंगे उस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, उतना है जितना उसने वर्क किया। जैसे कि मैं आपसे बोलता हूं कि हमारे इलेक्ट्रिकल जो स्विच होते हैं, ये इलेक्ट्रिकल स्विच 220 वोल्ट के हैं। तो अगर जब ये बात करते हैं कि हमारे जो इलेक्ट्रिकल स्विच हैं वो 220 वोल्ट के हैं, तो व्हाट डज इट मीन बाय, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है बेटे कि मैं आपसे कहा कि ये हमारे इलेक्ट्रिकल स्विच है, ये अगर यहां पर ये इलेक्ट्रिकल स्विच है, मैं बोलता हूं इसका पोटेंशियल 220 वोल्ट है। कितना? 220 वोल्ट। इससे हम क्या समझे? इससे हम ये समझे कि जब भी कोई चार्ज यहां पर आएगा तो चार्ज को कितना वर्क करना पड़ेगा, स्विच में यहां तक आने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, 220 जूल का वर्क करना पड़ेगा। लेकिन ये वर्क करता कौन है, तो आंसर है ये वर्क करता है पावर हाउस का जनरेटर। हमने क्या करा, इस स्विच में हमारी इलेक्ट्रिकल वायर आती है, कनेक्ट होती है, तो यहाँ पर क्या रखा है बेटे, तो यहाँ पर हमारा पावर हाउस का जनरेटर है। तो वो जनरेटर क्या करता है, चार्ज पर एक फोर्स लगाता है, और फोर्स लगा के चार्ज को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। तो उसने चार्ज पर क्या किया, वर्क डन। तो उसने चार्ज पर यहाँ तक भेजने के लिए कितना काम किया होगा, तो आंसर है 220 जूल का काम किया होगा। कितना बेटे, 220 जूल। तो मैं 220 जूल किसको देखकर बता रहा हूँ, क्योंकि इस स्विच का इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, 220 वोल्ट है। इसका मतलब ये मुझे एक आइडिया दे रहा है, एक कंसेप्ट क्लियर करा रहा है कि जब भी चार्ज यहाँ से यहाँ तक आएगा तो उसे कितना काम करना पड़ेगा, 220 जूल का काम करना पड़ेगा। तो यहाँ से जब चार्ज चल के आता है तो यहाँ पर कितना वर्क करना पड़ा हर चार्ज को, 220 जूल का। तो हर चार्ज यहाँ जाके इकट्ठे हो गए, हर चार्ज के पास एनर्जी कितनी है, 220 जूल की है। अब ये सारे के सारे चार्ज एक दूसरे को, क्योंकि लाइक चार्ज है, जैसे चार्ज है, और लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपेल करने से इन सब चार्ज के बीच में क्या बढ़ जाती है, टेंशन। क्या बढ़ जाती है, टेंशन। और टेंशन जब बढ़ेगी तो ये रिपेल कर रहे हैं, भाई रिपेल कर रहे हैं तो सबको बाहर निकल जाना चाहिए। फिर से वो बाहर क्यों नहीं निकल रहे, क्योंकि बाहर एयर है बेटे, एयर इज द बैड कंडक्टर विच नॉट अलाउ द चार्ज टू फ्लो। तो जब रिपल्शन लगती है और चार्ज कहीं नहीं चल पाती तो फिजिक्स की एक क्वांटिटी बढ़ जाती है, दिस इज नोन एज क्या, पोटेंशियल। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि चार्ज को यहाँ तक आने के लिए अगर 220 जूल का वर्क करना पड़ा, और उस वर्क करने से इन चार्ज पार्टिकल को क्या करना चाहिए, मूव करना चाहिए। और ये मूव नहीं कर रहे, इनके बीच में एक जैसे रिपल्शन की फोर्स लग रही है और उससे वो मूव नहीं कर पा रहे, तो रिपल्शन बढ़ने से क्या बढ़ जाती है, टेंशन। टेंशन बढ़ने से क्या बढ़ गया, पोटेंशियल कितना, 220 वोल्ट का। अगर इनकी रिपल्शन की फोर्स कम होती तो क्या बढ़ जाती, टेंशन कम होती तो पोटेंशियल कम हो जाता। तो ये मतलब किसका होता है, पोटेंशियल का। तो यहाँ पर जितने भी सारे के सारे चार्ज हैं वो कितनी फोर्स के साथ दबे हुए हैं, 220 यूनिट 220 जूल की एनर्जी से दबे हुए हैं। इसलिए हम बोलेंगे इसका पोटेंशियल कितना, 220 वोल्ट है, या इस पॉइंट का पोटेंशियल 220 वोल्ट है। इससे हम समझे जब भी चार्ज यहाँ से आएगा तो उसे कितना काम करना पड़ेगा, 220 जूल का।
अब ये सारे के सारे चार्ज इस स्विच पे आके दबे हुए हैं, ये बाहर निकलना चाहते हैं। अब ये बाहर निकलना चाहते हैं, बाहर क्यों निकल पाए? क्योंकि बाहर एयर है, बैड कंडक्टिविटी। अब हमने क्या करा, इसको स्विच को एक कंडक्टर लिया, ऐसा लेके फैन के साथ कनेक्ट कर दिया, दिस इज सपोज टू बी फैन। और दूसरे तार को लेके हम इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, भाई स्विच है ना फैन, इसका एक इसको जोड़ दिया, एक इसके साथ जोड़ दिया। जिसके साथ हमने ये जोड़ा, जिसका पोटेंशियल हाई है, उसे फिजिक्स में कहा जाता है फेज। और जिसके हम दूसरे पॉइंट के साथ जोड़ा बेटे, उसे कहते हैं न्यूट्रल। क्या कहते हैं? न्यूट्रल। इसका पोटेंशियल कितना माना जाता है? 0। अब आपको पता है सारे के सारे चार्ज यहाँ पर दबे हुए हैं, सबके पास एनर्जी 220 जूल की है, तो वो चार्ज मूव करना चाहते हैं। मूव करने के लिए हमने यहाँ से एक रास्ता दिया, दिस इज नोन एज कंडक्टर। कंडक्टर विल अलाउ द चार्ज टू फ्लो, तो सारे चार्ज यहाँ से फ्लो करते हैं 220 जूल की एनर्जी लेके, और पंखे को रोटेट करते हैं, दिस गिव द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और कहाँ चले गए? स्विच में चले गए। और ये स्विच कहाँ जुड़ा होता है? दोबारा इसी पावर हाउस से, जनरेटर से। तो चार्ज कैसे फ्लो हो रहा है? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, दोबारा फिर चार्ज पर वर्क किया जाता है, दिस इज द एक्शन। अगर मैं आपसे बोलूं, बात समझ आ रही है ना बेटे? बात अभी तक यहाँ पर क्या लगा रखा था हमने? स्विच। एक स्विच लगा रखा था ऑन ऑफ के लिए, ऑन किया तो ये काम हुआ। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं यहाँ से स्विच को ऑफ कर दूं, अब हमारे पास ये एक इलेक्ट्रिकल स्विच है और हमने इस इलेक्ट्रिकल स्विच को ऑफ कर दिया। हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिकल स्विच को यहाँ से, ये पावर हाउस से जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई आ रही है, सप्लाई को हमने यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया। और ये 220 वोल्ट का है स्विच, तो आप मुझे बता सकते हो कि इस स्विच का पोटेंशियल अगर पहले 220 वोल्ट का था, अब मैंने इसका बैटरी से इसका जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई थी उससे इसका डिस्कनेक्शन कर दिया, तो बता सकते हो अब इस स्विच का पोटेंशियल कितना होगा? अरे पहले ऑन था, अब ऑफ कर दिया, तो अब इस स्विच का पोटेंशियल कितना होगा? तो आंसर है अभी भी पोटेंशियल 220 वोल्ट ही रहेगा, क्योंकि 220 वोल्ट सिर्फ ये बता रहा है कि यहाँ तक चार्ज को आएगा, तो चार्ज को कितना काम करना पड़ेगा? 220 जूल का काम करना पड़ेगा। आएगा तो पाएगा, नहीं आएगा तो नहीं पाएगा। लेकिन अब मैं ये बोलूं कि यहाँ पर एक पंखा लगा दूं, मैं यहाँ एक तार लगा दूं और यहाँ पर एक पंखा लगा दूं, और मैं सोचूं कि इसके साथ जोड़ दूं, और मैं सोचूं कि मुझे पता है कि पहले केस में तो इस पॉइंट पर लगाने से मुझे पंखा मेरा चलता है, तो मैं सोचूं कि मैंने यहाँ से डिस्कनेक्शन कर दिया, लेकिन एनर्जी मुझे ये लगता है कि इस पॉइंट के पास होती है, और मैं इस इंटेंशन से यहाँ पर एक पंखे के साथ इसको कनेक्ट कर देता हूँ, तो क्या पंखा चलेगा? आंसर है नो, फैन नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि फैन को चलने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी, और एनर्जी किसके पास होती है? आंसर है उस मटेरियल के पास होती है जो इस पॉइंट पर जाके पहुंचेगा। लेकिन यहाँ पर तो इसका डिस्कनेक्शन कर दिया, तो यहाँ से कोई चार्ज यहाँ पर पहुंचा तो नहीं बेटे। जब चार्ज को यहाँ पहुंचेगा नहीं तो एनर्जी किसी के पास होगी नहीं, तो यहाँ पर क्या किसी के पास एनर्जी है? किसी चार्ज के पास? आंसर नो, क्योंकि चार्ज है ही नहीं। जब चार्ज यहाँ पर होगा नहीं तो उसके पास एनर्जी होगी नहीं, तो वो एनर्जी इसको देगा नहीं, तो पंखा चलेगा नहीं। लेकिन स्टिल अभी भी इसका पोटेंशियल कितना? 220 वोल्ट का ही है बेटे, क्योंकि एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों में डिफरेंस होता है कि पोटेंशियल किसी एक पॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो सिर्फ ये आइडिया बता रहा है, कंसेप्ट बता रहा है कि भाई यहाँ तक आओगे तो चार्ज को इतना काम करना पड़ेगा। एनर्जी किसी पॉइंट के पास नहीं होती बेटे, एनर्जी तो उस मटेरियल के पास होती है जो चलकर यहाँ पर जाता है। जो मटेरियल यहाँ पर चलकर जाएगा उसके पास एनर्जी होगी, तो हम एनर्जी पॉइंट से नहीं लेते, उस चार्ज से लेते हैं जो यहाँ पर एनर्जी लेके बैठा हुआ वो एनर्जी सप्लाई करता है। ये बात समझ में बेटे? बात ये मतलब होता है कि इसका पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी का। तो पोटेंशियल क्या चीज होती है? तो आंसर है पोटेंशियल किसी भी एक पॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है बेटे। इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी एक पॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि अगर आप चार्ज को यहाँ तक लाओगे तो आपको चार्ज को लाने के लिए इतना वर्क करना पड़ेगा। वो कौन बता रहा है? मुझे पोटेंशियल बता रहा है। और साथ ही साथ ये पोटेंशियल ये भी बताता है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। कौन बता रहा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल को बेटे हम वर्क पावर एनर्जी की लैंग्वेज में बहुत अच्छे समझते हैं। कैसे? जरा समझिए। जैसे कि बेटे हमने यहाँ पर एक स्प्रिंग रखी, दिस इज सपोज टू बी ए स्प्रिंग। अगर ये एक स्प्रिंग है तो हमें पता है हम स्प्रिंग को ऐसा दबाना चाहते हैं। अगर मैं इस स्प्रिंग को ऐसे दबाता हूं तो मैं क्या करूंगा? स्प्रिंग पर फोर्स लगाऊंगा और क्या करूंगा? डिस्प्लेसमेंट करूंगा। तो मैं स्प्रिंग पर क्या कर रहा हूं? वर्क डन। तो ऐसा मैंने स्प्रिंग पर फोर्स लगाकर डिस्प्लेसमेंट किया और इस स्प्रिंग को यहां से दबा के यहां तक लेके आ गए। अगर हम इस स्प्रिंग को यहां से दबाकर यहां पर लेके आ गए और हमने इस पर क्या करा? वर्क डन। तो हमने वो वर्क करा सपोज टू बी 10 जूल का। कितना? 10 जूल का। तो जैसे हमने इसको यहाँ तक दबाया और हमें इसको दबाने में स्प्रिंग को 10 जूल का वर्क करना पड़ा, तो हमने यहाँ पर एक साइन बोर्ड लगा दिया और यहाँ पर लिख दिया कितना? 10 वोल्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ तक जाने के लिए मुझे 10 जूल का वर्क करना पड़ा, इसलिए मैं ये बोलूंगा इस पॉइंट का, इस लोकेशन का जो एड्रेस है वो कितना है? 10 वोल्ट है। अगर बेटे इसके बाद बताइए जब स्प्रिंग यहाँ पर आ जाएगी तो अब हम स्प्रिंग को और दोबारा 1 मीटर आगे दबाना चाहते हैं दोबारा से, तो क्या इसको अगला 1 मीटर और दबाने के लिए क्या हमें उतनी फोर्स लगानी पड़ेगी? इसको 1 मीटर और दबाने के लिए क्या मुझे उतनी फोर्स लगानी पड़ेगी? ज्यादा लगानी पड़ेगी या कम लगानी पड़ेगी?
तो आंसर जब स्प्रिंग टाइट हो जाएगी तो इसको आगे दबाने के लिए हमें फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी। जब फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी और डिस्प्लेसमेंट उतना ही 1 मीटर ट्रैवल कर रहे हैं तो वर्किंग कैसा हुआ, बढ़ गया। तो हमें वर्क कितना करना पड़ा, 20 जूल। तो मैं इसलिए मैं यहाँ पर मैंने साइन बोर्ड पर लिखा, इस पॉइंट को मैंने बोला इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हुआ, 20 वोल्ट। ऐसे बेटे जब इसको और अगले 1 मीटर दबाऊंगा तो मैं देखता हूँ स्प्रिंग और टाइट हो गई, तो वो स्प्रिंग इस डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा लगाएगी, तो मुझे उल्टी डायरेक्शन में इसको दबाने के लिए फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी। कितनी, जितनी फोर्स ये लगाएगा उतनी फोर्स मुझे भी लगानी पड़ेगी। तो यहाँ तक जाने के लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ा, तो हमने करना पड़ा 30 जूल का। तो मैं ये बोलूंगा, इसलिए मैं बोलूंगा इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना 30 वोल्ट है, और ऐसे ही आगे तक दबा के चलेगा 1 मीटर, तो यहाँ पर कितना करना पड़ा 40 जूल। तो मैं बोलूंगा इस पॉइंट का पोटेंशियल 40 वोल्ट है। अब दो एक्शन को समझते जाइए। जैसे मैंने स्प्रिंग को दबाया और अब दबा के मैंने स्प्रिंग को खोल दिया, अब ये स्प्रिंग ऐसी खुली हुई है। तो अब मैं इस खुली हुई स्प्रिंग से आप लोगों को एक चीज समझाता हूं। मैं आप लोगों को ये बताता हूं कि जब मैं किसी एक चार्ज को, जब मैं इस स्प्रिंग को यहां तक दबाऊंगा, जब मैं इस स्प्रिंग को यहां तक दबाऊंगा तो मुझे कितना काम करना पड़ेगा, तो आंसर है 20 जूल काम करना पड़ेगा। ये मैं किसको देखकर बता रहा हूं, तो आंसर है इस पॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर बता रहा हूं। दिस इज 20 वोल्ट। तो 20 वोल्ट मुझे ये बता रहा है कि अगर एक चार्ज को मैं यहां तक दबाऊंगा तो मुझे कितना काम करना पड़ेगा, 20 जूल का काम करना पड़ेगा। अगर मैं किसी एक चार्ज को यहां से उठा के अगर मैं यहां तक दबाऊंगा, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मैं इस स्प्रिंग को यहां से यहां तक दबाऊंगा तो मुझे कितना काम करना पड़ेगा, तो आंसर है 40 जूल। वो मैं किसको देख के बता रहा हूं, इस 40 वोल्ट को, जो क्या है इस लोकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो इस लोकेशन का एड्रेस है, जो हमें ये बता रहा है कि यहां तक आओगे तो इतना काम करना पड़ेगा। अब एक अगली लैंग्वेज सुनिए। अब मैं आपसे बोलता हूं कि इस पॉइंट का पोटेंशियल 30 वोल्ट है। इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना बेटे 30 वोल्ट है, इसलिए इस पॉइंट के पास एनर्जी कितनी होगी 30 जूल होगी। तो क्या मैं सही बोल रहा हूं या गलत, तो आंसर है गलत, क्योंकि एनर्जी बेटे हमें एनर्जी कभी किसी पॉइंट के पास नहीं होती है। एनर्जी हमेशा उस मटेरियल के पास होती है जो चलकर उस पॉइंट तक जाता है। क्यों, क्योंकि हमने वर्क किस पे किया होता है, उस मटेरियल पे किया होता है जो वहां पर जा रहा है। तो हमारा वर्क डन क्या होता है, उस मटेरियल की एनर्जी बन जाता है उस लोकेशन पर जाके, और वो क्या कहलाती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन उस पॉइंट की जहां पर वो पहुंचा उस पॉइंट का क्या बढ़ गया, पोटेंशियल। तो इसका ही मतलब होता है। इसी तरह से बेटे अब इसी चीज को हम इलेक्ट्रिकल की लैंग्वेज में भी समझते हैं। हमें पता है कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर मैंने एक चार्ज रखा, कितना, एक पॉजिटिव चार्ज ऐसा लिया, और मैं देखता हूं कि ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके चारों तरफ अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। और हमें एक बात अच्छे से पता है कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये सपोज टू बी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी हम किसी एक चार्ज को रखते हैं, पॉजिटिव चार्ज को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पर क्या लगाती है, फोर्स। और वो फोर्स कहां लगाती है, अपने डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसने बनाई होगी, किसी पॉजिटिव चार्ज ने बनाई होगी। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है, हमेशा अवे। और पॉजिटिव चार्ज पर क्या लगाते हैं, रिपल्शन की फोर्स लगाएगा, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो हम ये बोलते हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज रखा है तो वो चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है। वो इसलिए क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स कहां लगाती है, अपनी डायरेक्शन में, और कितनी लगाती है, Q0 इनटू में E। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई किसने, पॉजिटिव चार्ज ने। ये पॉजिटिव इस वाले पॉजिटिव पर इधर फोर्स लगाएगा, तो जो ये फोर्स लगा रहा है ये कौन लगा रहा है, एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रही है। तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलेगा। तो हम ये देखते हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने पॉजिटिव चार्ज को रख दिया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स किधर लगाएगी, इस डायरेक्शन में, और ये फोर्स होगी कितनी, आंसर है Q इनटू में E। तो अगर हम इस बॉडी को इधर वापस इस पॉइंट पर लेके जाना चाहते हैं, इस चार्ज को मैं इधर लेके जाना चाहता हूं, तो मुझे फोर्स कहां लगानी पड़ेगी, आंसर इसके उल्टी डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी। और ये फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी, आंसर जितनी फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है। तो इस बात को जरा समझिए कैसे। जैसे कि बेटे हमें एक बात पता है अच्छे से कि ये बॉडी है, इस बॉडी को ग्रेविटी नीचे mg की फोर्स से खींच रही है, ठीक है, और ये बॉडी 1 मीटर नीचे चलती है। तो आप बता सकते हो अगर ये बॉडी 1 मीटर नीचे चलती है और ग्रेविटी इस पे mg की फोर्स लगाती है तो इसे नीचे जाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, तो आंसर वर्क का फार्मूला होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स mg है और डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर ट्रैवल करा, तो वर्क कितना करा, mg। तो इस बॉडी ने mg का वर्क करा नीचे जाने पे, कितना, mg। अब इस बॉडी को मैं यहां से दोबारा 1 मीटर ऊपर लेके जाना चाहता हूं, तो मुझे कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, तो आंसर है वर्क तो मुझे mg करना पड़ेगा। मुझे वर्क कितना करना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए, mg। तो मुझे फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी, F डैश। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल करना है, नीचे से ऊपर जाने में 1 मीटर का, तो बेटे मुझे भी फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी, mg। तो इसका मतलब ये हुआ बेटे कि इस बॉडी पर जब ये बॉडी नीचे की तरफ जाती है
तो इसको ग्रेविटी नीचे की तरफ खींच रही है, तो ग्रेविटी इस पर नीचे की तरफ खींच रही है, ये बॉडी नीचे जाना चाहती है और मैं ऊपर से फोर्स लगा रहा हूँ। तो और बताइए, और मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने इस बॉडी पर फोर्स लगा के वर्क करा, तो क्या मैं सही बोल रहा हूँ? आंसर है नहीं, क्योंकि बेटे ग्रेविटी तो इसे पहले से नीचे खींच रही थी mg की फोर्स से, और ये बॉडी नीचे पहले से जा रही थी, तो हमने कितनी फोर्स लगाई? हमने कोई फोर्स नहीं लगाई, तो हमारा वर्क डन कितना है? 0। और हमें इस बात को बिल्कुल समझना चाहिए, इस दुनिया में जब भी हमें वर्क करना है तो वर्क हमेशा किसी एक फोर्स के अगेंस्ट होता है, किसी फोर्स के अगेंस्ट होता है। क्यों? जब हम चलते भी हैं तो फ्रिक्शन की फोर्स नीचे पीछे काम करते हैं, तभी तो हम फोर्स आगे लगाते हैं। तो हमारा किया गया वर्क, हम फोर्स भी आगे लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो हमारा वर्क डन कैसा है? पॉजिटिव। जबकि फ्रिक्शन उल्टा फोर्स लगा रही है, डिस्प्लेसमेंट ऐसा रहा है, तो फ्रिक्शन का वर्क डन कैसा है? नेगेटिव। इसी तरह से बेटे अगर ये बॉडी नीचे जा रही थी तो हमने कितना वर्क करा? तो आंसर है 0। क्यों? क्योंकि ये वर्क डन हमेशा किसी फोर्स के अगेंस्ट होता है। अगर ग्रेविटी से नीचे खींच रही थी तो मैं इस बॉडी पर फोर्स लगाऊंगा कैसे? ऊपर। तो ग्रेविटी नीचे अगर जाने में mg की फोर्स लगा रही है तो मैं ऊपर कितनी फोर्स लगाऊंगा इसे ले जाने के लिए? mg। तो ये बॉडी अगर नीचे mg की फोर्स से ग्रेविटी से नीचे खींच रही है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रहा है, तो ग्रेविटी ने कैसा वर्क डन करा? पॉजिटिव। लेकिन मैं फोर्स कहां लगा रहा हूं? ऊपर। डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है? नीचे। तो मेरा वर्क डन कैसा होगा? नेगेटिव। लेकिन मेरा वर्क डन उतना ही होगा जितना वर्क डन ग्रेविटी ने करा। क्यों? क्योंकि फोर्स मैं भी उतनी लगा रहा हूं जितना फोर्स ग्रेविटी नीचे लगा रही है, मैं भी फोर्स उतना लगा रहा हूं, तो मेरा वर्क डन नेगेटिव, ग्रेविटी का वर्क डन पॉजिटिव। और हमेशा ध्यान रखिए, वर्क डन हमेशा कहां होता है? वर्क डन हमेशा दो पॉइंटों के बीच में होता है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए हमें वर्क करना पड़ता है। तो जहां से हम ले जाने के लिए वर्क करते हैं तो वहां पर हम क्या मान लेते हैं कि यहां पर हमारा वर्क डन 0 है। अगर मैं यहां से इस बॉडी को उठा के यहां तक लेके जाता हूं और मैं कहता हूं कि यहां तक ले जाने में मुझे 10 जूल का वर्क करना पड़ा, तो हम ये मान लेते हैं कि जहां से हमने वर्क करा उस पॉइंट पर इनिशियल वर्क कितना था? 0, और यहां तक ले जाने के लिए हमने जो फाइनल वर्क करा वही इसका वर्क डन है। तो यहां पर फिर से आते हैं कि ये वाला चार्ज है, इस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है और हमें इस चार्ज को यहां ले जाना है, तो हम फोर्स कहां लगाएंगे? तो आंसर इसके उल्टे डायरेक्शन में लगाएंगे। कितना? आंसर जितनी फोर्स ये लगा रहा है उतना फोर्स लगाएंगे। तो हम फोर्स भी इधर ही लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है, तो वर्क डन कैसा होगा? पॉजिटिव। तो हमने इसको यहां से यहां ले जाके दबा दिया। जैसे इसको हम यहां से यहां दबाते हैं तो हमने क्या करा? वर्क डन। और हमने देखा वो वर्क हमें कितना करना पड़ा? 10 जूल का। इसलिए हमने बोला इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? 10 वोल्ट। लेकिन बेटे जब इसके बाद जैसे हम यहाँ पे चार्ज को लेके जाते हैं, उसके बाद फर्दर हम इस चार्ज को यहाँ से 1 मीटर और दबाते हैं, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ पर से यहाँ तक जाने के लिए क्या मुझे फोर्स अभी भी उतनी लगानी पड़ेगी जितनी फोर्स मुझे यहाँ लगानी पड़ रही थी? आंसर है नो। क्योंकि बेटे हमें पता है कि एक पॉजिटिव चार्ज से हम जितना दूर होते चले जाते हैं, उतना इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत क्या होती है? कम हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत कम हो जाती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वाली ताकत इस डायरेक्शन में फोर्स कम हो गई तो हमें उल्टा ले जाने के लिए फोर्स भी कम लगानी पड़ेगी। जब हमें फोर्स कम लगानी पड़ेगी तो हमारा वर्क भी कम होगा, इसलिए हमें यहाँ पर वर्क कम करना पड़ा। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं इसके कंपैरेटिवली, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत ज्यादा है, क्योंकि इससे इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत ज्यादा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत ज्यादा है तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स ज्यादा लगाएगी, तो मुझे उल्टा आने में फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी, मुझे वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। इसलिए बेटे अब मैं यहाँ से यहाँ लेके जाता हूँ तो मेरी फोर्स बढ़ गई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बढ़ गई, तो मुझे यहाँ से यहाँ तक लाने में वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। मुझे वर्क करना पड़ा 20 जूल का। तो मैं ये बोलूंगा, इसलिए मैं बोलूंगा इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? 20 वोल्ट है। कितना है? 20 वोल्ट। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक लाने में चार्ज पर जितना वर्क करा वो वर्क कहाँ चला गया? तो आंसर है जो चार्ज यहाँ रखा होगा उसकी एनर्जी बन गया। कितनी एनर्जी बन गया? तो उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? तो आंसर है पोटेंशियल एनर्जी। तो चार्ज के पास कितनी एनर्जी है? 20 जूल की पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए मैं बोलूंगा इस पॉइंट का पोटेंशियल 20 वोल्ट है। ऐसे हम आगे दबाते जा रहे हैं, फोर्स बढ़ती जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, हमारी उल्टी फोर्स बढ़ रही है, और हमें वर्क कितना करना पड़ा? 30 जूल का। तो मैं बोलूंगा इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? 30 वोल्ट है। अगली बात समझ आ गई? ऐसे आगे लेके जाएंगे तो 40 जूल का करना पड़ा, तो इसलिए हम बोलेंगे इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? दिस इज 40 वोल्ट। अब इस बात को अब अलग से समझिए। तो जब हम ये समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हर पॉइंट पर जाने के लिए हमें वर्क अलग अलग करना पड़ता है, तो अब इसका मतलब क्या है? हर पॉइंट का पोटेंशियल अलग अलग है। अब इस पोटेंशियल से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत को कैसे बताते हैं उसे समझिए। तो हम ये बताते हैं बेटे कि यहाँ से अगर मैं एक चार्ज को यहाँ पे लेके गया तो मुझे वर्क कम करना पड़ा, इसलिए क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत कम थी। इलेक्ट्रिक फील्ड ने मेरा इस डायरेक्शन में फोर्स कम लगाया था, तो मुझे इस डायरेक्शन में फोर्स कम लगाना पड़ा, इसलिए मुझे वर्क कम करना पड़ा। इसलिए इस पॉइंट का पोटेंशियल कम है। इस पॉइंट का पोटेंशियल कम है, इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत कम है, और वो ताकत कितनी है? 10। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत को किस लैंग्वेज में बता रहा हूँ? वर्क पावर एनर्जी की लैंग्वेज में बता रहा हूँ।
तो मैं बोलूंगा इस पॉइंट का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत यहाँ पर कम थी। लेकिन मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ तक लाने में मुझे वर्क ज्यादा क्यों करना पड़ा, क्योंकि हमें पता है यहाँ जाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट यहाँ से यहाँ तक लाने में वर्क ज्यादा क्यों करना पड़ा, क्योंकि जितना हम चार्ज के नजदीक होंगे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत इस डायरेक्शन में बढ़ गई होगी। अगर ताकत इस डायरेक्शन बढ़ गई होगी तो हमें उल्टे डायरेक्शन में जाने के लिए फोर्स ज्यादा लगानी पड़ी होगी, फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी तो वर्क ज्यादा करना पड़ा, वर्क ज्यादा करना पड़ा तो हम बोलेंगे इसका मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल बढ़ गया। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल बढ़ गया, इसका मतलब इस पॉइंट की ताकत ज्यादा थी, कितनी 40। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 40 यूनिट होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 10 यूनिट होगी। तो मैं किसको देखकर बता रहा हूँ, तो आंसर है पोटेंशियल को देखकर तो बता रहा हूँ। और पोटेंशियल करता क्या, आंसर है पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को नापता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को नापता है कि डिफरेंट पॉइंट पर, इस पॉइंट पर ताकत कितनी है वो बता रहा है 10 वोल्ट है, तो मतलब यहाँ ताकत कितनी है 10 यूनिट है। यहाँ पर इसकी ताकत कितनी है 30 वोल्ट है, इसका मतलब यहाँ पर ताकत कितनी है 30 है, यहाँ पर 40 है तो इसका मतलब ताकत कितनी है 40, ये इसका मतलब होता है। अब इसको फिजिक्स में ये जो पोटेंशियल होता है, ये पोटेंशियल कितना होता है इसे हमें क्वांटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स में जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं बेटे उसका हमें एक फॉर्मूला बनाना पड़ता है कि फिजिक्स में ये होता कितना है। तो देखिए अगर मैं आपसे छोटी सी एक बात बोलूं तो उसे समझिए कि अगर बाबू हम ये बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज सपोज टू बी इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें किसी एक पॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक्स को बताना है, ये एक सोर्स चार्ज है, यहाँ पर बताना है कि इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक चार्ज को यहाँ उठा के लेके जाएंगे, तो हमने एक चार्ज को यहाँ उठा के रख दिया, तो चार्ज को उठा के लेके जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। तो हमने वर्क कितना करा W, तो जितना हम वर्क करेंगे वो इस पॉइंट का क्या बन जाएगा पोटेंशियल। तो हमने बोला कि Q चार्ज को ले जाने में मुझे कितना वर्क करना पड़ रहा है W, तो 1 यूनिट के चार्ज को इस पॉइंट पर ले जाने के लिए मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा W अपॉन में Q। तो हम ये बोलेंगे 1 यूनिट के चार्ज को, 1 कूलम के चार्ज को, 1 यूनिट के चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी एक पॉइंट तक ले जाने के लिए जो हमें वर्क करना पड़ता है वो क्या कहलाता है, उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। समझ में बेटा? तो जितना हमने 1 कूलम के चार्ज को यहाँ से उठा के लेके गए, 1 यूनिट के चार्ज को ले जाने में हमें जितना वर्क करना पड़ा वो उस पॉइंट का क्या बन गया पोटेंशियल। लेकिन जिस चार्ज को लेके गए उस चार्ज की क्या बन गई पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि एनर्जी किसके पास होती है, जो चार्ज वहां पर चलकर पहुंचता है। तो ये क्या कहलाएगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी, और ये क्या कहलाएगा उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये बात समझ में? अब आगे देखो, तो आप मुझे बता सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एसआई यूनिट कितनी होगी, एसआई यूनिट, तो आंसर है इसकी एसआई यूनिट होगी बेटे वर्क की कितनी होती है जूल, और चार्ज की क्या होती है कूलम, जूल पर कूलम, इसे फिजिक्स में बोला जाता है वोल्ट। क्या बोला जाता है वोल्ट। बात समझ आई? दिस इज नोन एज क्या वोल्ट। अब अगली बात बताइए, ये स्केलर है वेक्टर, तो आंसर है स्केलर, क्योंकि चार्ज कैसी क्वांटिटी है स्केलर, वर्क कैसा स्केलर, जब दोनों स्केलर तो पोटेंशियल भी कैसा होगा स्केलर, तो दिस इज द स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब ये बेटा कि अगर मैं इंफिनिटी से एक चार्ज को यहां से लेके जाऊं, यहां से लेके जाऊं, कहीं से भी अगर मैं चार्ज को यहां से लेके जा रहा हूं 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके, 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके, 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके, तो मुझे वर्क कहां से ज्यादा करना पड़ेगा, आंसर सबसे तो बराबर करना पड़ेगा। तो वर्क को किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, इसलिए पोटेंशियल कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है। अब अगली बात सुनिए, ये बात तो समझ में आई। यहां पर बेटे मैं छोटी सी बात आपसे बोलूं कि अगर मैं इस चार्ज को मैं कितना कर दूं, 1 कूलम का चार्ज कर दूं, 1 कूलम का, तो मेरा V किसके इक्वल आता है, W के इक्वल आता है, V इज इक्वल टू W। और ये बात हम बहुत अच्छे समझ गए हैं कि अगर हम 1 कूलम के चार्ज को, मैंने आपसे बोला ना मैं 1 कूलम के चार्ज को अगर यहाँ से उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूँ तो मुझे 10 जूल का वर्क करना पड़ा, इसलिए 10 जूल का वर्क करना पड़ा, तो उस चार्ज के पास कितनी एनर्जी आ गई 10 जूल की पोटेंशियल एनर्जी, इसलिए उस पॉइंट का पोटेंशियल मैंने कितना बोला 10 वोल्ट। अगर मैं एक चार्ज को उठा के यहाँ ले जाके रख देता हूँ तो मुझे वर्क कितना करना पड़ रहा है 30 जूल का, इसलिए 30 जूल का, इसलिए मैं बोलूंगा इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना 30 वोल्ट। तो मैं अपने द्वारा किए गए वर्क को उस पॉइंट की क्या बता रहा हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ, और वो क्या कहलाएगा उसका पोटेंशियल। ये बात समझ में आई? अब एक छोटा सा टॉपिक और समझिए कि इसमें कि अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि एक छोटा सा इसमें बताइए कि 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, तो आंसर है 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये होगी 1 कूलम के चार्ज को अगर मैं इंफिनिटी से 1 कूलम के चार्ज को किसी एक पॉइंट से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके जाता हूँ और मुझे वर्क 1 जूल का करना पड़ता है, तो मैं बोलूंगा वो उस पॉइंट का क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना 1 वोल्ट। बात समझ में आती है सबको समझ में आती है? ये इसका मतलब होता है बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इसमें एक छोटी सी बात और अगर मैं बताऊं आप लोगों को तो ध्यान से देखिए
कि ओके देखिए बेटा इसमें कि यहां से मैं आपसे बोलूं कि ये एक चार्ज है Q और ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, तो पहले आपको हमेशा इस बात को हमेशा के लिए याद करके रखना है कि जब हम ये बात करते हैं कि ये चार्ज है, इसने अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई होगी, या ऐसे समझ लीजिए ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। मैं एक चार्ज को उठा के यहाँ से यहाँ लेके गया, एक चार्ज को उठा के मैं यहाँ से यहाँ तक लेके गया और मैंने इसे ले जाने में वर्क करा 10 जूल का, ठीक। तो आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे A to B तक ले जाने के लिए टोटल वर्क कितना करना पड़ा, तो आप बोलेंगे 10 जूल का। अगर यहाँ पर तक ले जाने के लिए मुझे 10 जूल का वर्क करना पड़ा, तो जिस पॉइंट से मैं चार्ज को लेके गया था वहां पर मैंने वर्क कितना करा, तो आंसर है वर्क मैंने 0 किया। और जहां पर मैं फाइनल लेके गया तो मैंने वहां पे वर्क कितना किया, 10 जूल का, तो मैंने टोटल वर्क कितना किया, तो 0 + 10 जूल का। तो इसका मतलब ये हुआ बेटे, पहली बात तो हमेशा के लिए याद करो, वर्क इस दुनिया में हमेशा दो पॉइंटों के बीच में होगा, और जिस पॉइंट से आप वर्क करते हो उस पॉइंट पे हमारा इनिशियल वर्क क्या माना जाता है, 0। कितना माना जाता है, 0। कि हम किसी भी बॉडी को अगर उठा के लेके जा रहे हैं तो ऐसे पॉइंट से लेके जा रहे हैं जहां पर इनिशियल वर्क डन हमेशा 0 होगा। अब इसी चीज को इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट में सुनिए कि अगर मैं एक चार्ज को, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये चार्ज है, अगर मैं किसी एक चार्ज को एक P पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके जा रहा हूं, तो जिस पॉइंट को मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके जा रहा हूं तो उस पॉइंट पर इनिशियल वर्क कितना होगा, 0 होगा। अब सोचो कि एक चार्ज पर वर्क डन 0 कब हो सकता है, तो आंसर है वर्क कब होता है किसी भी एक बॉडी पर, जब उस वर्क हमेशा किसी फोर्स के अगेंस्ट होगा। और एक चार्ज पर फोर्स कौन लगाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब इस चार्ज पर, ये चार्ज जिस लोकेशन से मैं लेके जा रहा हूं उस लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगाती। क्यों, क्योंकि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, एब्सेंट है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर कोई फोर्स नहीं लगाएगी तो मैं इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाऊंगा, मैं कोई फोर्स लगाऊंगा तो मेरा वर्क डन कितना होगा, 0। तो इसका मतलब ये होगा बेटे कि जब भी हम किसी एक पॉइंट पर से इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज को लेके जाते हैं तो वो एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगाती, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0। और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहां होती है, तो एक चार्ज अपने r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है कितनी, तो हमें पता है 1/4 Q r²। अरे डिस्टेंस बढ़ गया, अगर मैं इस डिस्टेंस को इन्फिनिटी कर दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 0। इसका मतलब ये हुआ जब भी हम किसी एक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो जो चार्ज हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं वो चार्ज कहां माना जाता है, तो आंसर है वो ये माना जाता है वो चार्ज कहां रखा है, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी से इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए हमें एक्चुअल में जो वर्क करना पड़ता है वो वर्क चार्ज की एनर्जी बन जाता है, उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन जाता है। ठीक है बेटा, इसको अच्छे से पढ़ के आइएगा, ठीक है। थैंक यू।